अस्सलाम वालेकुम। बजट के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सादिया खौस और मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे बिजनेस एडिटर इमरान सुल्तान। इसके अलावा प्रोग्राम में बजट का जायज़ा लेने के लिए जो आने वाला बजट है 9 जून को अनाउंस होना है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो हमारे साथ इकोनॉमिस्ट भी मौजूद होंगे। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद होंगी नाइमा अंसारी, जो कि WCCI की स्पोक पर्सन है। इसके अलावा मियाँ अंजुम निसार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साबिक सदर हैं FPCCI के, लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा तारिक यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, KCCI के प्रेसिडेंट हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इमरान सुल्तान, आपकी जानिब। हम तमाम चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं जो सियासी सूरत हाल है और जो तवक्कुआत हैं आवाम की, इन तमाम को मद्देनजर रखते हुए इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा सब्सिडीज़ के साथ और आवाम दोस्त बजट बनाना। अच्छा, एक तो आप कह रही हैं कि मुश्किल भी हो सकती है और मुश्किल इतनी पड़ी कि आसान हो गई, तो शायद कुछ आसानी भी हो, मे बी प्रोवाइडेड, इसलिए कि ये इलेक्शन ईयर बजट है। इलेक्शन ईयर बजट है और जो कंडीशनैलिटीज़ थी IMF की, जो इससे पहले हफ्ते 10 दिन पहले तक था, जनाब IMF की ट्रांच आ रही है तो उसके लिए आपने ये भी इकदाम करना है, वो भी इकदाम करना है, सारी मुश्किल फैसले कर लेने। बट फिर कुछ सिग्नल ऐसे आए कि हुकूमत ने तय किया कि ये बजट हम IMF फाइनेंसिंग के बगैर जाके करेंगे। और उसके बाद देखिए, बजट पेश करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं और आप भी बैठ के बिलियन और ट्रिलियन के ये तमाम अकाउंट्स दे सकते हैं कि इस मद में इतने, इस मद में इतने, इस मद में इतने। असल मसला उनके लिए होगा जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आकर इस बजट को उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करेगी। और यकीनी तौर से ये बात तय है कि इस वक्त जो अपकमिंग गवर्नमेंट होगी वो एक मिनी बजट लेकर आएगी। तो दो सवाल यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि आया इस साल इलेक्शन होते हैं या नहीं। इलेक्शन होते हैं तो उस पर्सपेक्टिव में ये बजट अलग होगा। फिर जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए एक बहुत मुश्किल टास्क होगा। इन जो हेड्स इस वक्त दिए गए, जो इस वक्त आदाद शुमार दिए जाएंगे, उनको इंप्लीमेंट करना। तो हमारा पूरा पैनल इस वक्त मौजूद है और लाहौर स्टूडियो में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के रूहे रवां और सरपरस्त जनाब मियाँ अंजुम निसार साहब मौजूद हैं और उनकी तरफ भी जाएंगे। लेकिन पहले जरा इस्लामाबाद की तरफ रुख करते हैं। इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद है नाइमा अंसारी, इस्लामाबाद वुमेन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की आप स्पोक पर्सन भी हैं, साबिक सदर भी रही और ऑफिस बेयरर। एक बड़ी तवाना आवाज़ है पाकिस्तान में ख़वातीन के हवाले से, एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से और जो बिजनेस सर्कल है पाकिस्तान का, उसमें। नाइमा, ये बताइएगा कि किस तरह से देखा जा रहा है इस अपकमिंग बजट को। ज़ाहिर है कि हमेशा बजट कुछ मुख्तलिफ होता है, वैसे तो ये एक गोरख धंधा होता है आदाद शुमार का, लेकिन इन रियलिटी क्या सेंस इस वक्त आप कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल बहुत शुक्रिया पहले तो आपका बुलाने का, और उसके साथ साथ अभी जैसे फेडरेशन का आप जिक्र कर रहे हैं तो मैं फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट फॉर फेडरेशन पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 2014 में रह भी चुकी हूँ। जैसे कि ये बजट आ रहा है तो देखिए, इस दफ़ा तो हम बिल्कुल उस तरह से पुरुमीद भी नहीं है। हमें ये बिल्कुल पता है कि हमें इस बजट के अलावा जो अपनी हमारी जंग जिद्दोजहद इतने सालों से चलती आ रही है उसको बल्कि मज़ीद अच्छे से लेके आगे जाना है, अपने काम करते रहना है। और ये बजट तो चले एक सिलसिला, और स्पेशली इस वक्त जब एक मुल्क हमारा बहुत ज़्यादा बुरान, आप कहें ना कि मुश्किलों में गुजर रहा है, तो हम कुछ ज़्यादा पुरुमीद नहीं है इस तरह के बजट से। और ख़वातीन के लिए अगर हम पिछले काफ़ी सारे सालों के बजट में भी देखते रहें तो बहुत कम मौक़े, बहुत कम आप कहते हैं ना इक़दामात और बहुत कम सहूलियात थी। तो इसी तरीके से इस दफ़ा का भी जो ऐसा बजट है उसमें हमें ख़वातीन के लिए कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि चले एक तो बजट है और हुकूमत अभी जो आएगी, अगर इलेक्शन जैसे जब भी होंगे, उसके अलावा हम देखें कि एक बजट के अलावा भी हम कितना कुछ कर सकते हैं अपने अपने इदारों में, अपने अपने मुल्क के लिए, तो वो ज़्यादा करामत साबित होंगे। तो बजट पे हम इतने ज़्यादा होपफुल नहीं है। बट अगेन कि पाकिस्तान में अब तक जितने भी बजट रहे और उसके साथ ही कुछ रिकमेंडेशंस जो हैं आपकी फेडरेशन की तरफ से भी जाती रहेंगी। ये मुझे बताइए कि बजट की जो एक्सरसाइज है इसमें क्यू ब्लॉक जो है वो किस हद तक ऑन बोर्ड लेता है? वैसे तो हमारे यहाँ जो फेडरेशन है, जो ट्रेड बॉडीज़ हैं, हमेशा से उनकी शिकायत ये रही, लेकिन मेरा भी यहाँ पे उनसे गिला है कि आप लोगों ने कभी कोई शैडो बजट, हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो भी नहीं पेश करती, और कुछ ट्रेड बॉडीज़ जो है वो यकीनन अपना एक बजट पेश करती हैं। जो मेन रिकमेंडेशंस आप लोगों की तरफ से जाती हैं या नहीं जाती हैं?
अच्छा, ये तो हम हमेशा से प्रैक्टिस करते रहे हैं। फेडरेशन पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सब चेंबर्स को इकट्ठा करके भी इसकी प्रैक्टिस करती रही है और हर चेंबर अपनी अपनी रिकमेंडेशंस हर साल देता रहा है। जिस तरह इस दफ़ा हमने बात की कि जी आप जो 5 लाख का आपने टैक्स की वो की हुई है वुमेन ओन्ड बिजनेसेस के लिए, इसको बढ़ा के 15 लाख तक का एटलीस्ट रिलैक्सेशन दें कि अगर उस औरत का जो है एनुअल प्रॉफिट उससे कम हो तो वो निल रिटर्न फाइल करें। देखिए, जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि मुल्क में कोई सहूलियात भी नहीं है और हम दूसरी तरफ नारा लगाते हैं कि जी औरतों ने कारोबार शुरू भी करने हैं और उन कारोबार को चलाना भी है, तो जब हम हुकूमत की तरफ से इस तरह की फैसिलिटेशन आएगी तो फिर वो ज़रा थोड़ी पुरुमीद भी होंगी। क्योंकि हमने ये वाली भी एक स्ट्रगल फेस की कि जिसमें आप कहते हैं ना कि अनफॉर्मलाइज इकोनॉमी को फॉर्मलाइज इकोनॉमी में लेकर आए कि खवातीन को अक्सर वो नेशनल टैक्स नंबर नहीं बनवा सकती थी, हस्बैंड्स फादर्स ये चीज इंकरेज नहीं करते थे। ठीक है जी, तो हमने हर एंगल पे अपने अपने काम किए। तो इसके साथ साथ अभी जिस तरह हमने हुकूमत को इस दफ़ा ये वाली एक बहुत अहम सजेशन दी है कि अब जब हम खवातीन को कह रहे हैं कि आए छोटे मोटे जो भी कारोबार आप शुरू करें जो कि शायद आगे जाके देखें एक्सपोर्ट भी करना शुरू हो जाए। फिर उसके अलावा खवातीन सर्विसेज सेक्टर में भी इतने अच्छे अच्छे काम कर रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बाकियों के लिए क्रिएट कर रही हैं, नौकरियां दे रही हैं। जब हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, सब कुछ काम हो रहा है, तो फिर हुकूमत को भी थोड़ा सा, तो इसलिए बिल्कुल हाल फेडरेशन भी, चेंबर्स भी, एसोसिएशंस भी हर दफ़ा अपनी रिकमेंडेशंस और सजेशंस देती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि वो उनसे जो आपकी रिकमेंडेशंस है उस पर काम नहीं होता। तो मैं तो अक्सर ये कहती हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी जब हर टाइम मुल्क के लिए खड़ी होती है तो उसको भी हुकूमत से बिल्कुल मनवाना चाहिए कि देखो तुम हमारी रिकमेंडेशंस, जब हम हर तूफान में आ गया कि स्टेप फॉरवर्ड करते हैं, फ्लड आया, कोविड आया, कुछ भी आया, तो बिजनेस कम्युनिटी ने भी तो मुल्क में कितना अपना अहम रोल अदा किया। तो ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पर एक जो हुकूमती इक़दाम हैं उसमें बजाय इसके कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, जो इनफॉर्मेलिटी है वो ज़्यादा बढ़ रही है। जो सबसे बड़ा मसला मेरी नज़र में इस वक्त ख़वातीन के लिए है और जो इस वक्त हमारी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो एक्सेस टू फाइनेंस है। आप समझती हैं कि क्या मौजूदा हुकूमत कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आएगी जो एक्सेस टू फाइनेंस जो है हमारे यहाँ आप लोगों के लिए ज़रा थोड़ा सा आसान होगा? अच्छा जी, देखिए इस बारे में कि हमने स्टेट बैंक की वो जो स्कीम कराई खवातीन के लिए जहाँ पे 5% पे खवातीन को लोन मिला और काफ़ी सारी खवातीन को अपनी बिजनेस की स्केलेबिलिटी में उसमें हेल्प भी हुई। तो अभी आने वाले अगर हम उसी को चलते रहे, वो अच्छे से काम करता रहे, काफ़ी सारे बैंक्स पे कंडीशन लगा दीजिए, वुमेन बोरोवर्स भी हों, वुमेन अकाउंट ओपनर्स भी हों, तो काफ़ी सारे बैंक्स ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जो करंट हालात चल रहे हैं हमें इससे ज़्यादा आगे कुछ नजर नहीं आ रहा कि बस ये इतना है। हम अपने सारे इंस्टीट्यूट्स इस पे फाइनेंशियल इंक्लूजन पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जिस तरह हम डिजिटल इंक्लूजन पे कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो ये हुकूमत की तरफ से इतना नहीं हो रहा। बस सारे चेंबर्स और ये सब अपने अपने एंड पे ये सारा रोल प्ले कर रहे हैं। सही, नाइमा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक यूसुफ ने ज्वाइन कर लिया है, KCCI के प्रेसिडेंट हैं। तारिक साहब, ओवरऑल जायजा लिया जा रहा है, जिस तरीके से बजट आने जा रहा है, आपको क्या लगता है कितनी मुश्किलात हुकूमत को हैं इस वक्त बजट पेश करने में, और जितनी तवक्कुआत आवाम रखती है खास तौर पर सब्सिडीज़ के हवाले से, क्या कुछ मुमकिन हो पाएगा? आवाम की तवक्कुआत किसी हद तक पूरी होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो साल गुजरा है इसके आखिरी 8 महीने इंतहाई इकोनॉमिक स्ट्रेस के थे। हमने ये देखा कि हमारे कंसाइनमेंट्स पोर्ट पे रुक गए, हमने ये देखा कि हमारे एलसीयां खुलनी बंद हो गई, हमने ये देखा कि हमारे जो सप्लायर्स हैं उन्होंने हम पे भरोसा करना छोड़ दिया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ एक बेहतरी की सूरत अल्हम्दुलिल्लाह होती गई। हमारे रिजर्व्स दिन ब दिन हमारे जो फॉरेन रिजर्व थे वो दिन ब दिन डिप्लीट होते जा रहे थे। इट वेंट डाउन टू 2.8। अब अल्हम्दुलिल्लाह इट इज गेनिंग मोमेंटम। और मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त हमारे मुल्क में ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से तो हमें आने वाले साल में बेहतरी नजर आती है। क्योंकि हमने वर्स्ट कंडीशन देखी है और आज उससे थोड़ी बेहतर है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले साल में ये हालात और बेहतर हो जाएंगे। हमने जो टैक्स के सिलसिले में इरिटेंट्स थे वो हमने गवर्नमेंट के सामने पेश किए। मोस्ट ऑफ देम बीन अंडरस्टूड बाय द गवर्नमेंट एंड आई होप कि वो इम्प्लीमेंट भी हो जाएंगे। एक मेजर इशू है वो है पावर प्राइस, इलेक्ट्रिक प्राइस, गैस सप्लाई। ये ऐसे मेजर इशू हैं जिससे पाकिस्तान का हर मसला जुड़ा हुआ है, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे वो डॉलर्स की आमद का हो, चाहे वो बिजनेस एक्टिविटीज का हो,
चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का हो। अगर हमने पावर प्राइसेस को कम न किया तो मुझे इस बात का खतरा है कि हमारे यहाँ जो मिडिल साइज और इवन लार्ज साइज इंडस्ट्रीज जो हैं वो क्लोजर फेस करेंगी। हमें अगर रीजनल कम्पिटिटिवनेस नहीं मिली तो हमारे लिए कारोबार एक्सपोर्ट का करना मुश्किल हो जाएगा। न सिर्फ ये कि एक्सपोर्ट का काम करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर इसी कीमत पर माल बना के बेचा गया तो लोकल मार्केट भी श्रिंक हो जाएगी। लेकिन तारिक साहब, बात सारी ये है कि इस वक्त जो असल मसला है वो डॉलर्स का है। पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है। स्टेट बैंक जो है वो सिर्फ नोट छाप सकता है, डॉलर नहीं छाप सकता। डॉलर आपको लेकर आने और ये जो इंपोर्टेड आपका इन्फ्लेशन है इसको कर्टेल करने के लिए आपकी जो दो पॉलिसीज हैं, पॉलिसी रेट और दूसरा एक्सचेंज रेट, यानी महंगा डॉलर और बुलंद शरह सूद, ये तो किसी भी तरीके से आपकी डोमेस्टिक इकॉनमी जो है वो फरोग नहीं पा सकती। तो ऐसे में आप क्या उम्मीद करते हैं कि क्या एवेन्यूज हो सकते हैं डॉलर लाने के और इस तरीके से कूल डाउन करने के जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को हैम्पर किए हुए? देखिए, आप जो बात कह रहे हैं ना उसमें इसका जो महवर है ना वो प्रोडक्टिविटी है, और मैं उसी की तरफ आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ कि पावर प्राइस की वजह से प्रोडक्टिविटी कम होती चली जा रही है, प्रोडक्शन कम होती चली जा रही है, हम कम्पिटिटिव नहीं रह रहे। ये एक बेसिक एलिमेंट है इंडस्ट्री का। गैस की सप्लाई कराची में गुज़िश्ता 6 महीने से बुहरान का शिकार है। उसकी अपग्रेडेशन की जरूरत है ताकि सप्लाई मुस्तकिल हो। उसके लिए फंडिंग की जरूरत है ताकि गैस जो है हर पॉइंट तक पहुंच सके। उसके लिए जरूरत है कि चोरी पे कंट्रोल किया जाए। ये वो मेजर्स हैं जिसमें इतना पैसे का इन्वॉल्वमेंट। मेरे ख्याल से लाइन कुछ डिस्टॉर्शन हो रही है, लेकिन अब तक ज़ाहिर है कि जो बात है वो यही है कि जो इश्यूज हैं इस वक्त हमारी इकोनॉमी के जो पॉलिसी तारिक के साहब ने बड़ा अच्छा एक पॉइंट उठाया इमरान सुल्तान, पावर क्राइसिस से रिलेटेड। उनका यही कहना था कि हमारे पास अगर ऑर्डर्स आते भी हैं, लोग हम पर एतमाद करते भी हैं, तो हम लोग उस तरीके से प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे जैसे ऑन टाइम दी जानी चाहिए थी, उस तरीके से प्रोडक्शन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि डॉलर भी मुल्क में उस तरीके से नहीं आ पाते जिस तरीके से आने चाहिए। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बात करते हैं लाहौर की सनतकारों की, जहाँ पर हुकूमत को बजट पेश करने से पहले तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने का मशवरा दिया है और कहते हैं कि कारोबारी तबके को एतमाद में लिए बगैर मईशत का पहिया चल नहीं पाएगा। इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद का कहना है कि इस वक्त मुल्क की सनतें तबाह हो रही हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर अदनान खालिद भट्ट और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर नदीम मलिक कहते हैं कि कारोबारी तबके की बजट तजावीज़ पर अमल करके इक्तिसादी हालात में बेहतरी लाई जा सकती है। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि आप जो ओरिजिनल स्टेक होल्डर्स हैं, बिजनेस कम्युनिटी को, उनको ऑन पेज लें, ऑन बोर्ड लें, उनकी बताई गई हुई बजट प्रपोजल्स को और उनके सॉल्यूशंस को लाएं। IMF बैंक से कर्जा मिलना या ना मिलना वो आपके इख्तियार में नहीं है। ओपन मार्केट और इंटर बैंक को कंट्रोल करना तो आपके इख्तियार में है। LCCI मेंबरान यूसुफ शाह और रिजवान हैदर के ख्याल में हुकूमत की मईशत के हवाले से सिमत दुरुस्त नहीं है। एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने के हवाले से भी अरबाब इख्तियार को इक़दामात करना होंगे। गवर्नमेंट जो है फॉरेन रिजर्व जोन से है, ये करेंसी जोन सी है, उसको बैन करके लोगों से कहे कि जिसके पास है विद इन 2 days उसको कैश करवा ले, ताकि फिर उसके बाद जो भी जिससे भी बरामद हो उसको सजा मिले। हमने अपनी प्रपोजल, अपनी जो हकीकी हम कारोबारी लोग हैं, हमसे प्रपोजल लें और उसके मुताबिक इसको बेहतरीन तरीके से बजट को पेश करें। LCCI के मुताबिक एक्सचेंज रेट कंट्रोल करने के लिए ग्रे मार्केट के खिलाफ एक्शन लेना नागुज़ीर है। सनतकार तबके के लिए कारोबार में पैदा किए बगैर हुकूमत का मईशत की बहाली का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। कैमरामैन मोहम्मद वसीम के साथ सईद बलोच, आज न्यूज़ लाहौर। बजट के हवाले से मजीद भी बात करेंगे, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पर वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। तमाम बुनियादी सहूलतें उनके डोर स्टेप्स के ऊपर दें, उनके पास जदीद आलात हों ज़राअत के, उनके पास मंडी हो, उनके पास सीड्स प्योर मुकामी तौर पे अवेलेबल हों। यही वो कॉन्सेप्ट है जो चाइना ने कम्यून्स की सूरत में बनाया था और दूसरे मुल्कों ने भी इसी तरह के कोऑपरेटिव से अपनी ज़राअत को तरक्की दी है, तो इसको भी हम मुतारिफ़ कर रहे हैं।
क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक बहुत बड़ा मंसूबा जो वफाकी हुकूमत अब शुरू कर रही है वो $400 मिलियन का बलूचिस्तान के लिए फ्लड रिहेबिलिटेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन का मंसूबा है, जो तकरीबन 100 अरब से ज़्यादा उसकी मालियत है। इससे बलूचिस्तान में जो नुकसान हुआ था लोगों के घरों का और इसी तरह जो ज़रई ज़मीन का नुकसान हुआ था उसकी बहाली, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो ख़राब हुआ था उसकी बहाली, इसके लिए ये स्पेशल 100 अरब रुपए का प्रोग्राम बलूचिस्तान में शुरू किया जा रहा है। 4th E इज़ एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। हम एनर्जी को, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है आलमी कीमतों की वजह से, और आपको पता है कि सऊदी अरब ने फिर 1 मिलियन बैरल तेल की पैदावार कम कर दी है, जिससे कि ख़तरा है कि शायद इस साल के आखिर तक तेल की कीमतें दोबारा कहीं $100 तक बैरल तक ना चली जाएं। और ये हम अगर फॉसिल फ्यूल पे और तेल के ऊपर इन्हिसार रखेंगे तो हमारी मईशत इसी तरह वल्नरेबल रहेगी। तो हुकूमत कोशिश कर रही है कि हम 2 तरह के इक़दाम उठाएं। एक, एनर्जी की कंजर्वेशन करें, और इसके लिए आज जो काबीना ने पैकेज मंजूर किया था कि एनर्जी को बचाने के लिए दुकानों को और कमर्शियल सेंटर्स को 8 बजे बंद होना चाहिए। इसी तरह जो हमारे मुल्क के अंदर लाइट्स हैं, जो पुराने बल्ब हैं उनको ख़त्म करके LED लाइट्स पे स्विच किया जाए, और इसी तरह जो गीज़र्स हैं उनके अंदर जो इनएफिशिएंसी है उसको दूर करने के लिए वहाँ पर उनको अपग्रेड किया जाए। ये वो ऐसे इक़दाम हैं कि जिससे हम सालाना $1 अरब की बचत कर सकते हैं। तो काबीना ने इस पर फैसला किया था, लेकिन उसमें सूबाई हुकूमतें शरीक नहीं थीं। तो आज NEC में उसे हम इसलिए दोबारा लेकर गए कि आज सूबाई हुकूमतें भी NEC में शरीक थीं, तो लिहाजा अब हम उम्मीद करते हैं कि सूबाई हुकूमतें एनर्जी कंजर्वेशन का जो पैकेज मंजूर हुआ है इस पे अमल दरामद कराएंगी, और हम अपने मुल्क के लिए तवानाई की बचत में अपना किरदार अदा करेंगे ताकि जो कीमती ज़र मुबादला है उसे बचाया जा सके। देखिए, अमेरिका इस वक्त वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो इस वक्त उनका कहना है कि जनाब हम जो ट्रेडिशनल हमारे जो सोर्सेज थे उनसे निकल के कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। एनर्जी कंजर्वेशन के हवाले से वो बात कर रहे हैं। ज़रा चलेंगे, इस वक्त मियाँ अंजुम निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब, ये हर साल इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, बड़ी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ आते हैं। जो करने वाली चीज़ होती है हुकूमत के लिए, जो सबसे पहले जो आप समझ लें कि इतनी बड़ी बड़ी काबीना, फुल साइज काबीना है, वजीर मुमलिकत की फ़ौज, मिनिस्टर्स की फ़ौज, ऑस्टेरिटी तो वहाँ से होनी चाहिए। ये वहाँ से क्यों नहीं शुरू करते हमेशा? आवाज नहीं आ रही भाई। अंजुम निसार साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी सुन पा रहा हूँ जी। मैं ये कह रहा हूँ कि ऑस्टेरिटी मेजर्स जो हैं ये सारी हुकूमत करती है, लेकिन काबीना का इतना बड़ा साइज, किसी से हम अगर कर्ज लेने भी जाते हैं तो पूरे पूरे जहाज भर के हमारे यहाँ जो है वो मिनिस्टर्स और स्टेट मिनिस्टर्स और पूरी ब्यूरोक्रेसी साथ में जाती है। करने वाले काम नहीं करते हैं लोग। जी, आपने बिल्कुल वजह कहा जी, ये सारी बातें ही हैं, और काश के हमारे सियासतदानों में कोई अमल का रुझान भी होता तो आज हम ये ना होते। आज मैं तो मेरे कान पक गए सुनते सुनते 30 सालों से 40 सालों से कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बन रहा है। तो टाइगर की जो हालत है वो आपके सामने है इस वक्त, क्योंकि हम बहुत सारी बातें ज़रूर करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। अभी भी यही होगा, अमल नहीं होगा, और अल्टीमेटली जो मईशत का हाल है वो आपके सामने है। और पिछले मैं देखें अगले बजट में तो मैं तो इतना पूरी उम्मीद नहीं हूँ कि इसमें कोई बहुत सारी बेहतरी होगी, लेकिन जो हमने अपनी इकॉनमी का हाल कर छोड़ा है पिछले 1 साल में, और मैं समझता हूँ पिछले कई सालों में, आप देख लें कि ये IMF का क्लोजर ना होने की वजह से मुल्क को कितना नुकसान हुआ है। जून ऑनवर्ड जो है गवर्नमेंट लगी हुई थी कि हम IMF के साथ जो क्लोज करेंगे डील को, लेकिन वो आज तक भी क्लोज नहीं हुई।
और यही वजह बनी आपका जो रुपया था। अंजुम साहब ये बताइएगा, इस हुकूमत के लिए ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है, बजट मेकिंग के एक्सरसाइज में इन्फ्लेशन हिस्टोरिकल हाई लेवल पे ऊपर इन्फ्लेशन है और माली खसारा भी, फिस्कल डेफिसिट भी, तो इसको बैलेंस आउट करने के लिए इनकी कितना मुश्किल टास्क होगा। और चले बजट बना भी दिया, ये तो बजट बना के चले जाएंगे, फिर उसकी इंप्लीमेंटेशन जो है वो अगली हुकूमत के ऊपर कितनी मुश्किल होगी अगर ये खुद भी वापस आ जाते हैं तो। इन्फ्लेशन है तो उसकी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपका जो रुपया है वो डिवैल्यू हो रहा है। आज अगर आपका रुपया स्टेबल होता तो इतनी ही इन्फ्लेशन ना होती। देखें दुनिया में इस वक्त जो बहुत सारी चीजों की प्राइसेस हैं, उसका इस वक्त जो ट्रेंड है वो लोअर ट्रेंड, नीचे की तरफ है। ऑयल $120 को टच करके इस वक्त $70 पे आ गया है। इस तरह स्टील है, बहुत सारी कमोडिटीज है, उनकी प्राइसेस बहुत नीचे आ गई हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रही है। उसकी वजह यह है कि एक बेयकीनी की कैफियत है हमारी इकोनॉमी के अंदर। आप देख लें, क्योंकि ये डील जो मैं पहले भी आपसे जिक्र कर रहा था कि क्योंकि ये डील IMF के साथ क्लोज नहीं हो रही, उसकी वजूहत जो भी हैं ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन क्योंकि ये क्लोज नहीं हुई इस वजह से लोगों में बेयकीनी आई और लोगों ने देखा, पब्लिक एट लार्ज, उन्होंने देखा कि रुपया आपको कंटिन्यूसली डिवैल्यू कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान से फ्लाइट ऑफ कैपिटल किया और आज आप इसको डॉलर आपको नहीं मिल रहे। मेरी अपनी बेटी ने फ्यू डेज बाद जो है ना उसने अमेरिका जाना है, तो मैं कल उससे ऑफिशियल डॉलर के लिए किसी मनी एक्सचेंजर के पास गए तो उन्होंने कहा जी डॉलर इज नॉट अवेलेबल, किसी कॉस्ट पे अवेलेबल नहीं है। तो जब ये कैफियत होगी और डॉलर की तलब ज्यादा होगी और हर बंदे, पूरी सोसाइटी में ये रुझान होगा कि ये हमने पैसा मुल्क से बाहर निकालना है। ये बात मैंने डार साहब से भी की, ये जो रिसेंटली जो फेडरेशन की जो मीटिंग हुई उसमें मैंने ये बात डार साहब से की। और दूसरी बात मैंने वहाँ ये की कि ये अगर हालात और ये हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस रहा, 21% काइबर है जो कि 1-8% फर्दर बढ़ने के चांसेस हैं, और उस पर बैंक के चार्जेस मिला लें तो 25-26% पे कौन सा कारोबार हो सकता है? इतनी बिजली की आपकी हाई प्राइसेस हैं। और अभी रिसेंटली ये कहा गया है कि जो आपकी जो गैस की प्राइस है वो 50% फर्दर बढ़ा रहे हैं। तो ये आप दुनिया में कंपेटिटिव नहीं रहेंगे और उसका नतीजा ये होगा कि आपकी अपनी मसनूआत बनाई हुई इतनी महंगी होंगी, जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि नाइमान साहब लास्ट मिनट ये जरा बताइएगा कि इस वक्त एक तो सपोर्ट होती है, अपनी करेंसी डिवैल्यू करते हैं तो आपकी एक्सपोर्ट को सपोर्ट मिलती है, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की इकोनॉमी टोटली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स। हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके अब फर्निश गुड्स एक्सपोर्ट्स करते हैं, तो हमारे यहाँ तो करेंसी डिवैल्यूएशन का भी फायदा नहीं हो रहा हमारी इकोनॉमी को। बिल्कुल, अभी देखिए जैसे इंपोर्ट बैन भी हमने देखा तो जाहिर बात है हम रॉ मटेरियल ला ही नहीं रहा, प्रोडक्ट बन ही नहीं रहे, तो आगे हम कैसे लेके चलेंगे। और मुझे लगता था कि वो वक्त एक बहुत अच्छा वक्त था, जैसे जब इंपोर्ट बैन लगा कुछ चीज़ों पे, कि हमारे यहाँ हम इंडस्ट्री काफ़ी सारी चीज़ों की खड़ी कर सकते थे, बहुत सारी प्रोडक्ट्स बना सकते थे, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे पास बिजली नहीं, हमारे पास गैस नहीं, हमारे अपने इतने मसले मसाइल मुल्क के अंदर चलना शुरू हो गए, जिस पे आप कहते हैं ना कि हमें लगा था कि वो प्रोडक्ट जो कि मेड इन पाकिस्तान, हम उसके प्राउड प्रोडक्ट वो बन जाएंगे, तो हमारे तो वो सोचें कि वो पाकिस्तान में बन ही नहीं पाया। तो ये मसला ये कि वो टैकल ही नहीं हुई चीज़ें, और काफ़ी सारी ऐसी जो हमारे रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट, आप देखें कि मेडिसिन हमारी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, उनके काफी सारे रॉ मटेरियल्स। बहुत शुक्रिया नाइमा अंसारी हमारे साथ मौजूद थी, तारिक यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और अंजुम निसार साहब हमारे साथ मौजूद थे, और बात इसी उस पर कर रहे थे जनाब, सियासत से निकलकर इकॉनमी को डिस्कस करें, इकॉनमी के फ़रोग के लिए हकीकी अंदाज में और हकीकत पसंदाना चीज़ें लोगों को बताएं भी और उन्हीं पॉलिसीज़ पर काम करें। हमारी ट्रांसमिशन जारी है, इंशाल्लाह 6:30 बजे दूसरे पैनल के सामने आपके सामने जो है दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।